हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है ई विद्या क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कौन सी क्या होता है ये? जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या होती है? जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। अब आता है बच्चों, इसके बाद वैद्युत रासायनिक सेल तो ये हो गया। अब इसमें आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है? यह गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल का एक उदाहरण है। डेनियल सेल यह गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल तथा वोल्टेज सेल का एक उदाहरण है। डेनियल सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल का एक उदाहरण होता है गैल्वेनिक सेल। तो हम पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल, ये सब डेनियल सेल के उदाहरण हैं। इस सेल में क्या होता है आप समझिए जरा। डेनियल सेल का निरूपण करते कैसे हैं? डेनियल सेल का निरूपण कैसे करेंगे? डेनियल सेल का निरूपण डेनियल सेल का निरूपण। डेनियल सेल का निरूपण कैसे करते हैं? क्या है? देखिए, डेनियल सेल में दो चीज होती हैं, एक एनोड एक कैथोड। जो जिंक है वो काम जो है, जिंक जो है इसके अंदर ये क्या काम करता है? एनोड का। और कैथोड का काम करता है कॉपर। जिंक और कॉपर की इसके अंदर रोड होती है। जिंक की रोड काम करती है एनोड का और कॉपर की रोड काम करती है कैथोड का। और इसमें एक लवण का विलयन भरा होता है, उसे बोलते हैं, जो लवण है इसके अंदर जिंक जो है वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी होती है, और जो कॉपर की छड़ है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी होती है। तो दो लवण होते हैं इसके अंदर, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इन दोनों सेलों को जोड़ने के लिए देखो मैं समझा दूं आपको, एक हाफ सेल ये ले लिया गया,
और एक हाफ सेल ये ले लिया गया। इन दोनों सेलों में कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का विलयन भर लिया गया। जिसमें जिंक की रोड डुबो दी गई वह है जिंक सल्फेट का विलयन इसके अंदर, और जिसके अंदर कॉपर की रोड डुबो दी गई उसमें है कॉपर सल्फेट का विलयन। ये कॉपर की रोड है। ये रोड काम करेगी कैथोड का और ये रोड काम करेगी एनोड का। इन दोनों रोडों को इसमें डुबोने के बाद अब ये जो है इलेक्ट्रोड का काम करने शुरू कर देंगे। जब ये हो जाएंगी आवेशित दोनों रोड तो ये काम करेंगे इसका इलेक्ट्रोड का। जब ये दोनों रोड क्या हो जाएंगी आवेशित तो ये क्या काम करेंगे इलेक्ट्रोड का। और अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे सोल्ट ब्रिज से। यह है लवण सेतु। इसके अंदर लवण भरा होता है। तो बच्चों यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी ZnSO4। ZnSO4 टूट जाएगा अपने आयनों में, जरूरत नहीं है करने की। अब इसका निरूपण कैसे करते हैं देखिएगा। Zn इस पर तो ऑक्सीकरण होगा, इस पर क्या हो गया अपचयन होगा। तो निरूपण में आएगा Zn ओब्लिक कहां डूबी हुई है ZnSO4 के सॉल्यूशन में। ZnSO4 एक्वस विलयन। ये है सोल्ट ब्रिज का चिन्ह, ये वाला सोल्ट ब्रिज का आ गया। इसके बाद ये चिन्ह सोल्ट ब्रिज का हो गया ये वाला। इसके बाद आता है इधर कहां डूबी हुई है कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में छड़ कौन सी है कॉपर की। तो कॉपर सल्फेट में छड़ डूबी हुई है कॉपर की। ये क्या है लवण सेतु। ये सोल्ट, ये भी सोल्ट, ये कॉपर की रोड, ये जिंक की रोड है। तो ये है डेनियल सेल का निरूपण जो आप लोगों ने देखा है। प्यारे बच्चों यहां पर जो होगा Zn का ऑक्सीडेशन होता है तो ये इस प्रकार से होगा। Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा कॉपर 2 पॉजिटिव। ये है अर्ध सेल अभिक्रियाएं, अर्थात अर्ध सेल में होने वाली क्रियाओं को बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रियाएं। ये है डेनियल सेल का निरूपण। क्या है ये डेनियल सेल का निरूपण। अब आता है बच्चों इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है सुनिएगा। धातु इलेक्ट्रोड, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित उसके आयनों के मध्य उपस्थित उसके आयनों
के मध्य उत्पन्न विभांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। धातु आयनों, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बच्चों इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। अब ऐसे कौन से कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं? नंबर 1, धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति। धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति। नंबर 2, विलयन का ताप। नंबर 3, विलयन में धातु आयनों की मोलरता। नंबर 4, धातु आयन पर आवेश। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, यह किन कारकों पर निर्भर करता है? आप कहेंगे धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब ये कौन कौन से कारक हैं जहां पर यह निर्भर करता है? धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विलयन का ताप, विलयन में धातु आयनों की मोलरता और धातु आयन पर आवेश, ये इन चारों पर डिपेंड करता है। अब आता है बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव? ई नोट, जब किसी धातु के छोर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, जिसमें धातु आयनों की
सांद्रता 1 मोलर हो, सांद्रता कितनी हो, 1 मोलर हो, तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब किसी धातु के क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं जिसमें धातु आयनों की सांद्रता 1 मोलर हो, तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट से करते हैं प्रदर्शित, और इसका मात्रक भी क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट होता है इसका भी। अब इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसे हम इलेक्ट्रोड जो होंगे उन्हें इस प्रकार लिखेंगे, जेड एन फोर है ना, तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट में 1m, या ऐसा मान लीजिए एजी है, एजी 1m, या ये मान लीजिए Cu 2 पॉजिटिव 1m। तो ये सब इस प्रकार से लिखे जाते हैं, 1m साथ में लिखा जाता है। अब आता है बच्चों यहां पर हम इलेक्ट्रोड विभव नष्ट समीकरण में क्या संबंध है ये पता लगाएंगे। इलेक्ट्रोड विभव व नष्ट समीकरण, इलेक्ट्रोड विभव नष्ट समीकरण क्या होती है। तो इलेक्ट्रोड विभव जान ही गए, तो नष्ट समीकरण से क्या संबंधित है ये वाली बात देखिएगा। नष्ट समीकरण होती है E इक्वल टू ये इलेक्ट्रोड विभव और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये देखिएगा, अब यहां पर E क्या है, बराबर इलेक्ट्रोड विभव, यहां पर E नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, गैस स्थिरांक, परम ताप,
परम ताप, और F क्या है? फैराडे, और N क्या है? अर्ध शैल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्ध शैल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्ध शैल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेट या केल्विन पर नष्ट समीकरण क्या होती है बच्चों? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log उत्पाद बटे अभिकारक, रिएक्टेंट बटे प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ये होती है। ठीक है, तो अब आपको आता है कि इलेक्ट्रोड विभव और नष्ट अभिक्रिया में क्या संबंध है। तो वहां पर आप ये रिलेशन लिख सकते हैं। आपसे पूछते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण क्या होती है, तो आप ये समीकरण वहां दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है यहां पर, विद्युत रासायनिक श्रेणी। टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? विभिन्न युग्मों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोलते हैं उसे? विद्युत रासायनिक श्रेणी। जो धातु होती हैं उन धातु आयनों के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं, यदि उन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में रख दें तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले Li 2 पॉजिटिव, सॉरी 1 पॉजिटिव, K 1 पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, Na Mg Al
सीढ़ी के नीचे जगह अभी कम है। SNPB बच्चों ये सब धातु हैं। धातु को हमने इनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रख दिया। इनका मानक अपचयन विभव इसका माइनस का 3.05 वोल्ट है, माइनस का 92 वोल्ट है, माइनस का 2.90 वोल्ट है, ये बच्चों यहाँ पर माइनस 0.25 वोल्ट, माइनस 0.13 वोल्ट, 0.12 वोल्ट, यहाँ पर आकर 0.0 वोल्ट हो जाता है और यहाँ से प्लस हो जाता है 0.34 वोल्ट, 0.79 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। प्लेटिनम का आ जाता है यहाँ पर बच्चों, प्लेटिनम का आता है यहाँ पर प्लस का 1.20 वोल्ट और एल्यूमिनियम का आता है यहाँ पर ओरम मतलब गोल्ड का होता है यहाँ पर प्लस का 1. तो जितनी भी ये मेटल थी इन सभी मेटल आयनों को इनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रख दिया गया।
माइनस से प्लस की ओर चले गई। तो इस प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इस श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है वह मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो नीचे होता है वह कम रिएक्टिव होता है। तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यही है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी ऑर्डर घटता है और ऑक्सीकारक क्षमता जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाती है। मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए पहला पॉइंट, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, क्रियाशीलता घटती है। ये क्या होती है, अपचायक क्षमता घटती है। अपचायक क्षमता घटती है। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ये इनका याद रखना आप कि किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्रियाशीलता घट जाती है, अपचायक क्षमता घट जाती है और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है। अब ईसीएस के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे कह देंगे किसी क्वेश्चन में, सपोज करो क्वेश्चन आपको दे दिया गया, बताइए कि निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं। निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं। रिएक्शन दिया इन्होंने हमें, रिएक्शन इन्होंने दे दी हमें Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव बराबर Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu दिया है। और Cu का वैल्यू दिया है इन्होंने अब कह रहे हैं कि बताइए अभिक्रिया संभव है या नहीं है। अब क्या तरीका, कैसे हम पता लगाएंगे संभव है कि नहीं है। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो दी है वो लिख लो आप, Zn 2 पॉजिटिव एरो Zn से Zn की ओर देखिए क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और ये क्या हुआ, अपचयन हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। यहां अपचयन हुआ, यहां ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण अपचयन होने के बाद अब आप निकालेंगे यहां पर ऑक्सीकरण कहां होता है, बताया था आपको मैंने, एनोड पर होता है ना, और ये कहां होता है, कैथोड पर। अब हमारे पास ई नोट सेल का मान निकालना, हमें क्या निकालना है, ई नोट सेल का मान। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताइएगा, फॉर्मूला लगा देंगे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड में से आपको एनोड घटाना है। कैथोड कौन है, कॉपर। क्या वैल्यू है कॉपर की, प्लस के 0.34 माइनस एनोड कौन है, एनोड पर है जिंक। क्या वैल्यू जिंक की, माइनस 0.76 माइनस माइनस प्लस
कितना आया 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है तो इसका मतलब दिए गए सेल में होने वाली जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था कि रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं, हम कह देंगे कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। क्या कहेंगे? अभिक्रिया संभव, अभिक्रिया संभव है। संभव क्यों हुई? संभव इसलिए हुई क्योंकि इनोड सेल का मान पॉजिटिव है। ये मान कैसा है? पॉजिटिव मान है। और यदि वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो चीज संभव होती है। क्या होती है? पॉसिबल है। तो अभिक्रिया क्या हुई बच्चों? पॉसिबल हुई। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं आपसे पूछना, आप भी करें क्वेश्चन को और बताएं कि अभिक्रिया संभव है या नहीं। ये सब ईसीएस की सहायता से, ईसीएस की एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक एप्लीकेशन है कि किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु का पता लगा लेते हैं। इससे हम इसकी सहायता से अभिक्रिया संभव है या नहीं वो पता लगा लेते हैं। इसकी सहायता से ऑक्सीकारक क्षमता का पता लगा लेते हैं कि किस धातु की ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है और किसकी कम है। और इसकी सहायता से अपचायक क्षमता का पता लगा लेते हैं कि किस धातु की अपचायक क्षमता कम है और किसकी अधिक है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप बताएंगे अभिक्रिया संभव है या नहीं है। निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं, क्वेश्चन है ये। निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं, यह क्वेश्चन बन गया कि निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो हमें अभिक्रिया दी है इन्होंने कौन सी? इन्होंने यहां पर रिएक्शन दी है हमें Fe प्लस Zn, दो पॉजिटिव एरो, Fe दो पॉजिटिव प्लस Zn। यहां पर यह रिएक्शन दे दी गई, हमसे पूछा गया कि बताइए अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे कि यह अभिक्रिया संभव है या संभव नहीं है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? बड़ा आसान तरीका बच्चों। अब हमने सिखाया था आपको, इनकी इन्होंने वैल्यू दे रखी है E0 Fe दो पॉजिटिव ओब्लिक Fe बराबर Fe दो पॉजिटिव Fe बराबर दिया है उन्होंने हमें माइनस का 0.44 वोल्ट। E0 Zn दो पॉजिटिव ओब्लिक Zn दिया है उन्होंने हमें माइनस का 0.76 वोल्ट। अब हम यहां पर E0 सेल निकालते हैं। सिखाया था मैंने आपको E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन है, एनोड कौन है? इससे आप पता लगा लेंगे। Fe से Fe की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा? एनोड। और जिंक का Fe क्या हो रहा है? एनोड। और जिंक क्या हो रहा है? कैथोड। जब Fe एनोड काम कर रहा है और जिंक कैथोड काम कर रहा है तो कैथोड कौन है? जिंक। माइनस 0.76 माइनस एनोड कौन है?
माइनस 0.44, कितना हो गया घटाओ, माइनस का 0.76 प्लस 0.44, ये बचा माइनस का इतने वोल्ट। तो रिएक्शन पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? अभिक्रिया असंभव है, क्योंकि ई नोट सेल का मान कैसा आ रहा है, ई नोट सेल का मान क्या हो रहा है, निगेटिव है, इसलिए अभिक्रिया ये संभव नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे कि अभिक्रिया पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, संभव है या नहीं है। तो ये सारी क्वेश्चंस ईसीएस, इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड विभव नष्ट इक्वेशन में क्या संबंध है, ईसीएस के अनुप्रयोग कहाँ होते हैं, ऑक्सी का क्षमता ज्ञात करने में, अपचय क्षमता ज्ञात करने में, धातुओं की क्रियाशीलता का पता लगाने में और अधातुओं की क्रियाशीलता का पता लगाने में, और अभिक्रिया की संभाव्यता संभव है या नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं है, इन सभी बातों का पता हम ईसीएस की सहायता से लगाते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब इससे अगले लेक्चर में अगली बातें आएंगी। तब तक के लिए अब आपसे हम लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।